उसी में पुरस्कारों के बारे में एक बात ये भी है कि इनमें से कुछ लोग इस तरह के जो पुरस्कार हैं उनको हम तो नहीं करें, लेकिन इन सब चीजों से जितना बचा जा सके अपने निजी व्यवहार में इस आशय का संपर्क हमें से बहुत लोगों ने किया है। किसी काम में इनाम मिलता है नहीं मिलता है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इस काम में लगे हो और पुरस्कार किसी काम में इनाम मिलता है नहीं मिलता है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इस काम में लगे हो और पुरस्कार जिनको देते हैं उनके प्रति ये ऐसे लोगों की जो भावना नहीं, जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, ऐसा नहीं।
सिर्फ अपना व्यक्तिगत संपर्क डॉक्टर शर्मा उन्हें लोगों में से एक दो पक्ष पुरस्कार देकर के हम इनको सामान्य भाषा में बोलते हैं, आप जन्म से तो आदिवासी नहीं है, लेकिन आप अपने काम से आदिवासी हो गए। हम उस होने की प्रक्रिया ये हमारी भावना है। उनका सोचना है कि हम हो गए हैं तो फिर ये कोई नई बात नहीं हुई थी, हम हमेशा आके ही रहे। ये समय की बात है कि हम कहीं दूसरी जगह पैदा हुए और हमारा मिलना एक होने की एक घटना के रूप में दिखाई। तो इसलिए दोनों बात हम उनकी तरफ से हमारे साथ बैठना, जैसे हम लोग गांव घर में होता है 5 दिन नहीं बैठा है जाते बाहर का, इसलिए 5 दिन बैठे। हमारी तरफ से हम भी संकल्प का सम्मान करते हैं कि हमारे बीच बैठ कर आप इस सीमा को भी ऊपर लांघ करके आप आगे जा सके। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये ऐसा करके आप भगवान बन जाए। भगवान के बारे में हम लोग सामान्य तौर पर सोचते हैं, पता नहीं है कि नहीं, इसका उत्तर तो है नहीं, लेकिन हमारे मन में हमारी मान्यता के हिसाब से कई रूपों में हम भगवान की कल्पना करते हैं। वहां इनको गायब हो जाने की अनुमति जैसी कोई चीज हम नहीं देते, वो उसके लायक हम नहीं, लेकिन उस संकल्प का हम सम्मान करते हैं। और इस अर्थ में जो एक मटेरियल रूप में, भौतिक रूप में जो शौक बना रहे हैं, तो लिखे पत्र हैं, शस्त्र, वो इनको हम भौतिक रूप से नहीं दे करके आंतरिक रूप से इसका समर्पण करते हैं और हमारे साथ बैठे हैं। ये हमारी बड़ी बात है, उनके काम में हमारे बारे में काम करते हैं, हमारे साथ के जितने दूसरे मामले हैं उनके बारे में काम करते हैं, इसमें कोई नहीं आएगा। इसी बात के बोलने के लिए हम इधर आए। उनके बारे में कोई हमको पक्का लग रहा है कि उसको खराब लग रहा है कि लड़का आपको खड़ा होकर तो हम उम्मीद करेंगे हम लोगों के प्रति उनका जो प्यार है बना रहे और इस जमात में उनको एक नजर में अगली पंक्ति में गिर रहे हैं, वो उस पंक्ति में भी उनकी संगति करी। बहुत बहुत धन्यवाद त्योहार की इस बात खुद एक आदिवासी लोग आसाम के, और आसाम के जो बॉर्डर स्टेट है मेघालय, वहाँ मैं गवर्नर। ये मेरे सौभाग्य है कि मैं खुद ट्राइबल हूँ और मैं ट्राइबल स्टेट का राज्यपाल हूँ। भारत में कोई स्टेट है जहाँ पे ट्राइबल मेजोरिटी है, वो मेघालय एक है वहाँ से जहाँ पे ट्राइबल मेजोरिटी है। दूसरा मिजोरम है जिसका
इसका नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। वो स्टेट में था ट्राइबल मेजोरिटी स्टेट्स है, लेकिन ट्राइबल भारत के सारे कोने-कोने में है, सारा स्टेट्स में है। मेरा ख्याल में हरियाणा सारा स्टेट्स में है। मेरा ख्याल में हरियाणा और पंजाब को बात छोड़ के सारा स्टेट में ट्राइबल है। नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल इंडिया में ज्यादा है, लेकिन बड़े स्टेट्स में केरल, जम्मू कश्मीर जितना भी है वहाँ में नाकाबंदी कवर्स लाक्सारी हर एक में ट्राइबल स्टेट। ये भूल मत कीजिए आप लोग कि आदिवासी और ट्राइबल अलग है। कोई आदमी का एक अंडरस्टैंडिंग है जो आदिवासी अलग है और ट्राइबल अलग है। सारा ट्राइबल आदिवासी है जो आदिम जाति है, तो जहां से भी है वो जो आदिम जाति है इसको ट्राइबल्स के आदिवासी बोला जाता है। तो हर एक ट्राइबल जो आदिवासी है कि एक है, ओरिजिनल जो है हम एक है जो भारत में जो पहला से शुरू से हम लोग हैं हमारे देश में। वो नहीं है कि हम 4-5 हज़ार पहले आया है, कोई हजारों वर्ष से पहले से हम इधर हैं, भारत के हैं हम। वो नॉर्थ ईस्ट हो क्या साउथ इंडिया हो क्या सेंट्रल इंडिया हो, हम कोई सेंचुरी से कोई डिकेड से हमें नहीं हम लोग ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट्स है हम लोग नहीं हैं। लेकिन टाइम in due course of time the difference is setting in the northeast जो है वो इंडो-मंगोलोइड ग्रुप का है, तिब्बत बार्मन ग्रुप का है। सेंट्रल इंडिया साउथ इंडिया में जो है इस द्रविडियंस जो बोलते हैं द्रविडियंस ग्रुप का है। और तो विभिन्न स्टेट्स में है वो कोई मिक्स ग्रुप का है, इंडो इंडियन, इंडो द्रविडियंस, इंडो मंगोलोइड जो है मिक्स हुआ है। लेकिन हम लोग का जो चिंताधारा है वो एक ही है। जो ट्राइबल्स का नेचर है वो नेचर कोई सिमिलर है। वो नागालैंड से हो या केरल से हो, कोई आंध्र प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो या उड़ीसा से हो, इसका चिंताधारा में कोई एक है, सिमिलरिटीज है। एक नंबर चिंताधारा ये है हम लोग जो ट्राइबल है जंगल में रहने का लाइफ करते हैं। सब दूर से जाके कोई कोने में छुपे होने को एक हम लोग का आदत हुआ। अब दूसरा है हम लोग का जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो प्रतियोगिता करना है, ये प्रतियोगिता का स्पिरिट है हम लोग का ट्राइबल्स में बहुत से कम है। तो जहाँ से भी ट्राइबल्स हो वो जहाँ से कम है प्रतियोगिता। तीसरा है जो इंडस्ट्रियली जो है औद्योगिक जो है हम लोग बैकवर्ड है। अब नेक्स्ट है एक्सेप्ट द नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल्स जो है, बाकी जो भी ट्राइबल्स है वो एजुकेशनली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। उस जो सिमिलरिटीज है बड़े कल्चरली डाइवर्स हो सकते हैं हम लोग। ये है हम लोगों का यूनिटी, that's unity in our thought processes, unity in our mindset. We have the same mindset. आप लोग अभी नागा नृत्य कर रहे हैं, वह मेरा डांस आपको देखा है। इसका बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का डांस देखेंगे। So dance में भी डिफरेंस ये है, डांस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन ऑफ द इनर जॉय, इनर फीलिंग्स, जो एक्सप्रेशन है वो सेम है। वो हर ट्राइबल्स में जो अलग अलग कल्चर है फिर भी एक्सप्रेशन जो है वो सेम एक्सप्रेशन है। ट्राइबल्स में बहुत वैरायटी है। नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल स्वाधीनता से बाद में लड़ाई किया है, नागालैंड को इंडिपेंडेंस का भी लड़ाई किया है, मिजोरम को इंडिपेंडेंस का लड़ाई किया है। इसका बाद मणिपुर में, असम में बहुत से लड़ाई हुआ ट्राइबल में। अभी सेंट्रल इंडिया में ये लड़ाई हो रहा है, लेकिन क्यों लड़ाई करते हैं? There must be some problem with us that we are fighting without problem. कोई समस्या नहीं होने से हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। जरूर समस्या होगा, समस्या का वजह हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। जो नॉर्थ ईस्ट का जो मिजोरम
और इंडिपेंडेंस का लिए स्वाधीन एक मिजोरम बनाने के लिए लड़ाई किया। लेकिन अभी पूरा एक इंडिया का पूरा स्टेट हो गया मिजोरम में। अपना जो जीनियस है, अपना जो धर्म होता है, उसे आगे बढ़ा जा रहा है। मिजोरम ने मुझे डेवलप किया है। तो नागालैंड में अभी भी है डिमांड, लेकिन अभी नेगोशिएशन हो रहा है, अभी डिस्कशन हो रहा है विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको रिजर्व करने के लिए। असम में अल्फा ने लड़ाई किया था स्वाधीनता के लिए, इंडिपेंडेंट असम बनाने के लिए, लेकिन अभी जो अल्फा है वो ग्रुप में अभी डिस्कशन करके आ गया है। जो बोडोस ग्रुप था वो भी इंडिपेंडेंट बोडोस का लिए लड़ाई किया था, वो भी अभी डिस्कशन में आ गया है। सो लड़ाई हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम कुछ भी मिल सकते हैं। स्वाधीनता इंडिपेंडेंस का बाद, इंडिपेंडेंस को छोड़ के, कंप्लीट सोवरेन स्टेट को छोड़ के, डिमांड को सोवरेन स्टेट को छोड़ के इंडिया में हम कुछ भी मिल सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए, अपना विकास के लिए, टू प्रिजर्व आवर कल्चरल आइडेंटिटी, टू प्रिजर्व आवर एथनिक हेरिटेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरीथिंग टू अस। सो लड़ाई हो रहा है, जो प्रॉब्लम असम में अभी इशू हुआ है, और एक ट्राइबल ग्रुप जो मेजॉरिटी ट्राइबल ग्रुप इसको ऑटोनोमस रीजन दे दिया। असम में से सात रीजनल ऑटोनोमस काउंसिल, 6 शेड्यूल है ट्राइबल के लिए, 5th शेड्यूल है ट्राइबल के लिए, 5th शेड्यूल है जो सेंट्रल इंडिया में है, 6th शेड्यूल है जो नॉर्थ ईस्ट में है। तो एक ट्राइबल का विकास का लिए हो रहा है, लेकिन विकास अभी भी इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्या कोई रिसोर्सेज का कमी है? Is it because of deficient resources or is it because of some other problem? एक प्रॉब्लम क्यों विकास नहीं हुआ? एक प्रॉब्लम है करप्शन का प्रॉब्लम है, जो हम लोग करप्शन बोलते हैं, दुर्नीति जो बोलते हैं, ये वजह से हम लोग डेवलप नहीं हुए। करप्शन कौन कर रहा है? जो अपने आदमी कर रहा है, ट्राइबल भी है वहाँ और ट्राइबल भी है वहाँ। So corruption के लिए we must fight corruption. Our number one enemy is corruption. तो कितना डाइवर्सिटी है ट्राइबल्स में, कितना विभिन्नता है होता है, कितना आप लोग मुझे आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट से जो ट्राइबल है, दिल्ली में आने से आप लोगों को क्या पता है? आप कोई चाइना से आया हुआ है, आप कोई जापान से आया हुआ है, मुझे कोई बार आदमी ने पूछा है आप कहाँ से आया हुआ है? ये सेंट्रल इंडिया का जो आएंगे, किसी को बताएगा कोई कहाँ से आया हुआ है, कोई अफ्रीका से आया हुआ है, बताएगा तो जाते। ये नहीं है कि हम लोग गलत हैं, लेकिन हम लोग का बीच अभी भी वो नॉलेज नहीं हुआ है कि इंडिया इज ए डीप कंट्री, डाइवर्स कंट्री। वो डाइवर्सिटी हर एक आदमी है यहाँ में। तो इंडिया, इंडिया में ये अभी तो इंडियंस में ये अभी तो नहीं किया है, दिल में नहीं किया है, तो इंडिया में हर एक प्रकार का आदमी है, ये होने नहीं चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट का जो आदमी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में सरकार आदमी है, बहुत से मुझे कंप्लेंट करता है कि हम लोग को निश्चित किया गया है। एक हम लोगों का शिलोंग का कॉलेज का स्टूडेंट है यहाँ एक लड़की है, वो दिन मुझे कंप्लेंट किया है, जो मुझे जो बताता है यार फॉरेनर, मैं फॉरेनर यार बोलते हैं, मुझे बहुत काम किया, पता है मुझे कंप्लेंट किया है, बहुत काम किया है मुझे, तो यार बोलते हैं इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी चेकिंग आई वाज asked by the people in the airport. So this should not happen. And why should this happen in India? Because the diversity, we accept the diversity, we say that this is the Indian diversity, and this should not happen. The people of India must be more sensitive to people from every part, every corner of this land. There are people from different backgrounds, different ethnicity, different lifestyle, different faith, different culture and heritage. We must be able to accept this as one and not discriminate because I don't look like you or you don't look like me. That discrimination must disappear because it is a country that we want to build. We want to build a big country, strong country,
There are 700 tribes, 100, 200, 700 अलग ट्राइबल ग्रुप है यहाँ इंडिया में 700 है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बनने के लिए की तो हिरवना वो 700 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। इवन हिंदी बोलने से डाइवर्जेंस इन हिंदी, डिफरेंस इन हिंदी। जो राजस्थान का ट्राइबल जो हिंदी बोलेगा वो छत्तीसगढ़ का ट्राइबल अलग हिंदी बोल सकते हैं। Differences in tribal, differences. We are 10 crores of people, 700 tribal groups. एक प्रति दो प्रति नाटे 10 होती है। क्या मैंने बताया? जब we divide ourselves, what can you do? So let us, all the tribes, whether from Andamans, whether from the Lakshadweep, whether from the northeast, from Rajasthan, from Jammu and Kashmir, from Kerala, let us unite all tribals for our development. We must develop. We must be able to compete with others. This is a competitive world. If our children cannot compete with others, we cannot just develop. We cannot say that we want more reservation. That Adi reservation line, the tribal के लिए 7.5%, you बढ़ाओ इसको 15%. You can't say that. We have got to develop the spirit of competitiveness with other groups of people. Then only we can survive. Then only we can survive. And also in the reservation, what is happening now, those in the tribal groups, even the scheduled caste, scheduled tribe group, those who are in the higher status, their children get the maximum benefit. The people in the rural areas, the tribal, the scheduled caste and scheduled tribes, they are still illiterate, poor, they are not able to compete. Among this, what we call it a creamy layer has come up. Among tribals itself, the scheduled caste itself, that layer has come up. So this creamy layer must be able to understand the aspirations of the people down below in the same community, same tribe, same caste. And we must be able to build another 100 years from now a society which would be almost competitively equal. Everyone must have a stage according to his merit. Possibly in 100 years we will be able to build that. We have still people who need the reservation, who have to be protected. But in democracy, when we march ahead a century, maybe we will see a new India. Let us hope for that. Let us go ahead, build a new India. But for that, we must now unite and fight for what we lack, for what we need. We must remove illiteracy. We must remove poverty. We must remove the backwardness and the feeling that I am inferior, the mindset. The important thing is to build your mindset, a strong mindset. आपका मन में जो बल नहीं होगा, अब कुछ काम नहीं करेगा. So build this mindset, a strong mindset. I am not inferior to anyone. I am equal to everyone. I can fight for my cause. That every tribal must have the feeling. Then you see suddenly there will be an upsurge of the tribal advancement. Once we change the mindset, there will be an upsurge of the tribal movement and their development. Well, this council of all the Adivasis is a step in this direction. Tribals, though among Adivasis and tribal side, we are trying to express ourselves, create understanding amongst ourselves, a greater cohesiveness among the diverse groups of tribal people, to know each other. And there is no other better forum than this, to bring people to different. You have seen how the Nagas dress, how the Gurus dance, how the other groups from Chhattisgarh and Jharkhand will dance and sing and all that. Our ancient weapons, all of our tribal lands, including in Meghalaya, हमने तो weapon की है, ancient weapon क्या है? Bow and arrow, धनु. जब महाभारत का
take weapon. The only weapon in Mahabharata was bow and arrow. So bow and arrow you use in Meghalaya, you use in Assam, you use in your Central India, everywhere. Bow and arrow. The flute. These are bow and arrow is a weapon of war. Flute is the media which we express. These are a tribal part of tribal culture. आप यहाँ में देख रहा है जब how the flute is being played. हम का जो सबको अपने अंदर है, maybe he is a time. You will charm him in flute playing. अच्छा flute क्या है बांसुरी है. बहुत अच्छे करते हैं डॉक्टर अपने अंदर साहब. So these are the both weapons of war and weapons of harmony. The drum is another weapon and instrument of harmony. So we have both the weapon of war and the instrument of harmony. Let us use both to harmonize and if there is injustice, fight for development. So मुझे आज बहुत अच्छा लगा ना विभिन्न प्रांत से आया हुआ पूरे देश का आदिवासियों के साथ मैंने बात कर सका है और मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आई विल ट्राई ये गवर्नर हो सकता हूँ आई स्टिल वो गाँव अभी भी वो जितना पुराना जमाना में था बिल्कुल ट्राइबल गाँव खाना अपना ट्राइबल का फैक्ट्री में बना सकता खाना होता है अभी भी वो सेम प्लेस है सो आई एम ट्राइबल इन माय अपीयरेंस in my thinking, in my ethos, and I identify myself with all of you, with all your ethos and all your speech. Thank you very much, my fellow friends. ये तो नहीं होगा, लेकिन संविधान में कहाँ इसकी व्यवस्था की गई? साथियों जो अंग्रेजों के कानून थे, वो पूरी तरह से लागू हो गए। उससे से आदिवासी जो है, वह गुनाहगार हो गया। यही है यहाँ पर बक्सर की बात बताऊं कि बक्सर में महुआ और महुआ का पेड़ गंगा जल की तरह से आदमी बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में डाला जाता है आदमी मरता है तो उसके मुंह में डाला जाता है लेकिन सरकार क्या कहती है कि ये गलत हम अपने गांव में अपनी व्यवस्था कर रहे हैं अपने जो है वो झगड़े निपटा रहे हैं ये जमीन किसकी है हम तय करेंगे कि सरकार तय करे हम अपनी ग्राम सभा में बैठ के ये तय करते हैं कि ये बदमाश है इसकी जमीन नहीं है इसने इसे किया सरकार कहती है कि इसका अदालत में जाकर के बात कीजिए और कैसी बढ़िया अदालत आप लोग सब अदालत में कभी न कभी कोई गए होंगे वकील साहब क्या कहते हैं देखो ये अदालत का मामला है सच मत बोलना जैसा हम कहे वो बोलना और अगर सच बोले तो उसके बाद हमें हमारे मेघालय के साथी यहाँ पर हैं एक किस्सा जब मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर था तब की बात करूँ कहते हैं कि एक नया चीफ अदालत में गया तो आसाम पूरा था अदालत में गया उसने अपने पूरा भाषण दे दिया पूरे भाषण के बाद वकील साहब जरा करने लगे नगा चीफ के तेवर बदल गए उन्होंने कहा ये कौन सी जगह है जहां पर कि मेरे बात का उल्लंघन करने वाला कोई नहीं मेरी बात को काटने वाला कोई नहीं मैं बात वाला मेरी बात को काटने वाला कौन ये व्यवस्था नामंजूर है और उसने कहा कि यहाँ से नहीं है साथियों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 19 नवंबर को भारतीय संविधान लागू होने के बाद आपकी जितनी परंपराएं हैं वो अमान्य हो गए और आप अपराधी हो गए पूरा समाज अपराधी हो गया और इस अपराध को कोई आज सीखने के लिए तैयार नहीं थे कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है जो कि हमने ये कानून में जो ये ऐसा काम जिसको तो साथियों पहला होता हमें यह है कि हम इस व्यवस्था को स्वीकार करते हैं क्योंकि
मंजूर है। जब तक ये व्यवस्था आप ना मंजूर नहीं करेंगे तब तक आपका कोई कल्याण नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जमीन किसकी, जंगल किसका, पानी किसका? हमारी सरकार कहती है कि सरकार का है। मैं उत्तर पूर्व वालों से की अलग बात जानता हूँ कि मैं वहाँ वाइस चांसलर था। एक दिन वहाँ पर मेघालय के मुख्यमंत्री का मेरे पास टेलीफोन आया कि डॉक्टर साहब हमें एक हेल्थ यूनिट बनाना है, उसके लिए जमीन चाहिए। हमें कोई यहाँ पर गाँव में जमीन देने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमें जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं, मैं अशक्त हूँ। अगर झारखंड में ऐसी बात होती तो कहते कि 1000 एकड़ चाहिए, वो मुख्यमंत्री जी कहते 2000 एकड़, 10,000। तो साथियों, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डोमेन हमारे देश में ये लागू कर दिया गया कि जल जंगल और जमीन सरकार की है। आपका अधिकार सरकार है। हमने नारा दिया था जल जंगल और जमीन हमारे। साथियों, यही लड़ाई है और यहाँ पर इस बात की बुद्धि जो है वो पेशा कानून में खोली गई, लेकिन उसको कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं। जब तक संसाधन है समाज के लिए होंगे तब तक आपका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। साथियों, इसके बाद क्योंकि 15 मिनट की सीमा है, मैं सिर्फ टेलीग्राफिक लैंग्वेज में करूंगा और मेरा एक कागज है जो पढ़ना चाहे पढ़ लें। इसके बाद क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्र। साथियों, आदिवासी का सबसे बड़ी भाग है वो अनुसूचित क्षेत्र। उसके साथ क्या होगा? डेरा कमीशन आया, उसने कह दिया कि अनुसूचित क्षेत्र की जरूरत ही नहीं। ये जो संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, 5वीं अनुसूची जिसके तहत पेश आ रहा है, डेरा कमीशन ने कह दिया है नहीं, जरूरत नहीं है। उसके बाद 74 में हम लोगों ने उसको फिर से पुनर्स्थापित किया और उसके बाद सब हो गए। उसके बाद शेड्यूल एरिया की बात बनाई सन 1980 के बाद कम से कम 1/3 ऐसी आदिवासी आबादी है जहाँ पर शेड्यूल एरिया नहीं है और इसे पूछे कि इस कारण से ये नहीं। ये धोखा नंबर 2 कि इन्होंने जो शेड्यूल एरिया का संरक्षण मिलना चाहिए, हमारे साथी राजस्थान के बैठे हुए हैं, सहारिया जो सबसे कमजोर है उनकी एरिया क्यों नहीं शेड्यूल हुआ आज तक। और ये ब्रह्मानंद रेड्डी के होम मिनिस्टर थे, मैं सरकार का तब ये संकल्प ने विधानसभा संसद के सामने रखा था और संसद ने उसको मंजूर किया। साथियों, प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। संविधान में लिखा हुआ है कि जो इन क्षेत्रों के प्रशासन को अच्छा करने के लिए जो भी जरूरत होगी वो भारत सरकार देगी। उसकी आप मिनट्स में देखिए, उसकी जो प्रोसीडिंग्स देखिए कि उसमें ये कहा गया था कि ये जो है राजनीतिक दलों का खड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए जो भी आदिवासी क्षेत्र की जरूरत होगी वो 4 दल का सर्टिफिकेट ठंडा इंडिया होगा। सन 1950 और आज 2010 2011 60 साल हो गए। इस 275 जो अनुच्छेद 275 के तहत आज तक एक काम नहीं हुआ, जो वायदा किया वो झुकला दिया गया। संक्षेप में इतनी ही बात कहता हूं कि इन्होंने सरकार ने जितने वायदे किए वो सब झुकला दिए। सन 1974 में साथियों, आदिवासी क्षेत्रों में, पूरे देश के आदिवासी क्षेत्रों में एक नई आबकारी नीति बनी जिससे घटनाएं खत्म हुई। नियंत्रण ग्राम समाज को देना था, लेकिन आज की सरकारें चारों तरफ ऐलानिया ग्राम सभा की जो बात क्या है वही घटनाएं नीलाम कर रहे हैं और लोगों को दारू जबरदस्ती से दिला रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नाम नहीं बताऊंगा, उनसे कहा कि भाई कुछ करिए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये इतने बड़े नौकरशाही है, इसके लिए मैं तनख्वाह कहां से दूंगा। ये बात की कमाई केवल रूम ने
इसको पाप की कमाई कहा था। आदिवासी इलाकों में जानबूझ करके इसलिए इंट्रोड्यूस किया था साथियों की, जिससे कि आदिवासियों पर कंट्रोल किया जा सके और वहां से कुछ आमदनी की जा सके। एओयू ने कहा कि जितने पिछले 15 साल में जितनी शराबखोरी बढ़ी है उसकी तुलना भी नहीं की जा सकी। और उन्होंने बार-बार ये कहा, अपनी सरकार को उस समय भी इंडिया तो ईस्ट इंडिया की सरकार ने उनको लिखा कि पाप की कमाई की तदबीर है, और आज पूरी व्यवस्था पाप की कमाई पर चल रही है और इसको कहीं से कोई चिंता नहीं, कहीं से कोई बात नहीं। और शराब पीने का दी, शोषण की समाप्ति को सबसे प्राथमिकता दी गई, सब भूल गए। लघु वनोपज के मामले में बात हुई कि भाई आदिवासी कहाँ का रहने वाला है, जंगल का रहने वाला है, तो जंगल किसका? आदिवासी का कि सरकार? आदिवासी को होना चाहिए, ये कानून बदलना चाहिए। हमने कहा चलो भाई ये कानून आप नहीं बदलेंगे, कम से कम इसकी वनोपज जो है वो आदिवासी को दे दो। 1976 में ये संकल्प किया गया था कि लघु वनोपज पर आदिवासी का मालिक। 1976 के बाद मध्य प्रदेश को छोड़ करके कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेता यहाँ बैठे हुए हैं कि वहाँ की विधानसभा में ये कहा गया था मजदूर नहीं मालिक का संकल्प किया गया, लेकिन कहीं पर और ये नहीं। पेशा कानून में कहा गया कि आदिवासी जिसका मालिक होगा उसको लागू नहीं किया गया। और वन अधिनियम 2006 4 साल 5 साल बीत गए, अभी दफ्तरों में उनकी बस रिपोर्ट हो रही है। मतलब यह है कि आदिवासी के लिए उसका जो जायज है वह नहीं स्वीकार। संक्षेप में इतनी ही बात कहूंगा साथियों कि जितने वायदे दिए हैं इस सरकार ने, न केवल इस सरकार में व्यवस्था है, उनको एक एक करके आदिवासियों के मामले में उनको खिलाया है। और पेशा कानून को इसीलिए कोई लागू होने के लिए बात नहीं कर रहा है। सब जगह हो रही पेशा कानून संविधान का हिस्सा है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये एक ही बात पर यहाँ से लड़ाई की बात हो जाए। हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, तुमने जो वायदे किए हैं एक वायदे किया है, मैंने सब देखा है। अभी अंग्रेजी की किताब आ गई, हिंदी की किताब जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। इसी तमाम समय माओवाद और तमाम सबके बाद जो बातचीत शुरू हुई है उसके हिसाब से मैंने कहा कि ये जो बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, गरीब आदिवासी के लिए कुछ करना चाहिए। इनको शर्म नहीं आती है आदिवासी को गरीब कहने में? कैसे आदिवासी गरीब है? जिसके पास सब कुछ भगवान ने दिया हुआ वो गरीब नहीं है, वो जो है सोचिए। आज से यहाँ से संकल्प कीजिए कि कोई अगर आदिवासी को गरीब कहता है तो वो जो है द्रोही है। हम जो है उत्पीड़ित हैं, हम जो है हमारा शोषण हुआ है। और जो सरकार ये कहती है कि आदिवासी गरीब है उसको हटा करके यहाँ से अपनी व्यवस्था समय नहीं है, बहुत सी बातें होती है, लेकिन ये जरा पढ़ लीजिएगा, मेरी किताब पढ़ लीजिएगा और एक चीज को गांठ में बांध दीजिए कि आपसे जितनी बातें कही गई हैं वह सब है आपके खिलाफ साबित हुई। पैसा गया पेशा कानून में और तमाम कानूनों में, हम ये पैसा कर रहे हैं, इतना पैसा कर रहे हैं, इतना पैसा कर रहे हैं। पैसा कर जाने के साथ क्या होता है? ठेकेदार आ जाता है, उसके साथ में तरह तरह के लोग आ जाते हैं। पैसा के साथ बाहर वालों की भीड़ शुरू हो जाती है, आपस में देख लीजिए जाकर हैं। तो पैसा जो हमारे विकास के लिए होना चाहिए वो उल्टा पड़ता है हमारे लिए और हमारे लिए विनाश का कारण बन जाता है। मैं ड्राइवर सम्मान प्लान बनाने वालों में मैंने अपनी किताब में आगे लिखा है कि पेशा कानून ये जो ये ड्राइवर सम्मान का जो आइडिया था इसमें भी इतना पैसा यहाँ दिया गया, ये जो है मोस्ट पोटेंट इंस्ट्रूमेंट का कॉलोनियल कंसोलिडेशन इन ड्राइविंग पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था की स्थापना में ये सबसे सहायक सिद्ध हुआ है। और आदिवासी उस त्रिभुज से, कौन त्रिभुज? कोई पटवारी
धंधे पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस के सिपाही, और चौथा अगर बात कहूं तो दारू का दरोगा। ये चार जो है हमारे धंधे पर फंसे हुए हैं। जब तक इनको नहीं आप लाते हैं, इनको एक तरफ नहीं कर देते हो, तब तक हमारी बात का कोई असर नहीं होगा। उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, उसका असर क्या हो रहा है, ये हमको क्या इस देश के बहुत से जो चिंतन करने वाले हैं उनको भी बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। उदारीकरण की नीति 20 साल पहले आया, उस समय करीब मैं मंत्री भी हो गया था। हम लोग कुछ शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के कुछ मेंबर पार्लियामेंट, हमने कुछ अर्थशास्त्रियों को हमने इसी कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में बुला के डिस्कस किया था और हमने पूछा था कि उदारीकरण नहीं पड़ा इस देश में आ रही है, आखिर इसका इंपैक्ट इस देश में क्या होगा हम शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लोगों के बीच। उन अर्थशास्त्रियों ने ये आगाह किया था कि आप लोगों के हाथ में नहीं हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज देश का संविधान एक तरफ और एक नीति, आर्थिक नीति एक तरफ, कौन बड़ा है इस देश में? कोई भी कहेगा संविधान बड़ा है, पर मैं कहना चाहता हूं व्यवहारिक रूप में आर्थिक नीति बड़ा है, संविधान बड़ा नहीं, ऐसा लगता है मुझे। कब से चर्चा हो रही थी? सबसे ज्यादा चर्चा जमीन की बात की है और जमीन के भूख कोई भी का इस देश की ट्राइबल कम्युनिटी का, दुनिया की ट्राइबल कम्युनिटी जमीन का भूख का तो कोई अंदाज नहीं लगा सकता इस देश में। उदारीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, 5वीं अनुसूची में 5th शेड्यूल में इस बात को लिखा गया है कि ट्राइबल की
जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकता। आज सारे ट्राइबल की जमीन बेदखल हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं और इस देश में पुनर्वास की कोई व्यवस्था भी नहीं है। कहां अंत होगा? इसलिए कई जगह कहता हूं, इस देश में आदिवासी अपनी जमीन में रहेगा कि नहीं रहेगा कौन फैसला कर रहा है? या तो पासपो करेगा, या तो टाटा करेगा, या तो एसआर करेगा, या तो वित्तल करेगा। और इनके सामने भारत सरकार का सभी राज्य सरकार नतमस्तक है। तो संविधान कहा गया। मैं इस बीच में उड़ीसा गया था, आदिवासियों के बीच में, वहां अपनी सभा में कह रहा था क्या अगर मुख्यमंत्री उड़ीसा नवीन बाबू को बुलाइए और देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाइए और दोनों को पूछिए कि संविधान एक तरफ है, उदारीकरण एक तरफ है, आप किसके पक्ष में हम लोगों को ये बताइए। दोनों कहेंगे दिल से तो हम संविधान के साथ हैं, पर मजबूरी हम उदारीकरण के साथ हैं। अगर उदारीकरण के पीछे नहीं जाएंगे, देश की सरकारें हो या प्रदेश की सरकारें हो, दूसरा दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा का टेलीफोन आ जाएगा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर व्हाट यू डूइंग अबाउट दिस लिबरेशन। ये स्थिति है, हकीकत है। तो अब इस देश की, चाहे वो देश के महामहिम राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये मेंबर पार्लियामेंट हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल हो, विधायक हो, सब जब शपथ लेते हैं तो संविधान की रक्षा की बात कहते हैं। मैं इस देश से पूछना चाहता हूं, कहां है संविधान की रक्षा? मुझे बताइए। पूरा वायलेशन हो रहा है, पूरा उल्लंघन हो रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाला दिन में संविधान की भी चर्चा नहीं होगी। हम अंदाज भी लगा सकते कि कितने उठेंगे इस देश में, कहां जाएंगे। और किसके पास कहे हमने कुछ मुद्दों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संवैधानिक व्यवस्था को लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिले, प्रधानमंत्री से भी मिले, कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, न मिलेगा, ये भी हम जानते हैं। पर हम कहते हैं कि हम ट्राइबल लोग जाएंगे कहां? आज जो परिस्थिति बन रही, मैं इस बात के लिए कह रहा हूं, विशेषकर मैं डॉक्टर मुंडा, डॉक्टर प्रभा है और भी मेंबर पार्लियामेंट है। अब तो संविधान की रक्षा कैसी होगी इसी बात में ताकत लगाता हुआ, नहीं तो जिस दिन उदारीकरण हुआ उस दिन सारी संविधान की समीक्षा होनी चाहिए थी। डॉक्टर मुंडा साहब क्या हुआ इस देश में समीक्षा करनी हो कि संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, संविधान में तो प्रावधान रहेगा कि नहीं रहेगा, कि उदारीकरण रहेगा। यहां उदारीकरण नहीं रखो, संविधान की व्यवस्था हटा दो, सब लोग से दिए रहे दिएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? पर संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है, इसका न्याय क्या है? डॉक्टर मुंडा साहब, ये आईएलओ की चर्चा होती है, उसमें भी आईएलओ ने भी अपने उसमें
जो ट्राइबल की बात कही है, प्रोटेक्शन की बात की, उनके इंटरेस्ट की, सेफगार्ड की बात कही है, पर हम आईएलओ से हो या यूनाइटेड नेशन से पूछना चाहते हैं, ये उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है, और बेस्ट के कॉन्सेप्ट में भी ये कैसे आप आईएलओ में ये सब इंटरेस्ट की और सेफगार्ड की बात कहे हैं, तो आज कितनी नहीं हो रहा है, इसका क्या है? इसीलिए अब बहुत, मेरे हिसाब से तो बहुत गंभीर समस्या सामने दिख रहा है ट्राइबलों के लिए। जब हमारे बच्चे पढ़ने शुरू हुए तो सरकारी नौकरी के दरवाजे बंद हो रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी अब नहीं मिले। हमारे बच्चे प्राइवेट सेक्टर में कॉम्पीट नहीं कर सकते, कहां जाएंगे, क्या करेंगे? जब तक पढ़ने के तैयार नहीं थे तो सब व्यवस्था था, सब अपॉर्चुनिटी थी, जब तैयार हो गए तो दरवाजे बंद हो रहे हैं। छोटी मोटी समस्या नहीं समाज के सामने, सोचना पड़ेगा। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या इस देश में होने वाली है, और सबसे ज्यादा भुगतेंगे हमारे बच्चे, भुगतेंगे आने वाली पीढ़ी भुगतेगा। अगर इन व्यवस्थाओं के बारे में हमने कंप्यूटर से चर्चा नहीं की और देश के जिम्मेदार लोगों के सामने इनकी आप नहीं रखे, तो हम अपनी ड्यूटी से हम फेल हो जाएंगे। जो परिस्थितियां बन रही है इस देश में, खासकर ट्राइबलों के सामने, मुझे लगता नहीं कि उसका कोई अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था को लेकर के हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से कई बार मिले, बगले झांकते हैं, आजू बाजू कुछ जवाब नहीं देते। जब संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा नहीं हो कर सकते, कुछ जवाब नहीं दे सकते, कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते, तो हम सभी के लोगों के लिए बड़ी दुखद स्थिति होती है। पैसा की बहुत बात हुई, डॉक्टर बेटिन भी बहुत बढ़िया एनालिसिस कर रहे थे, मैं बहुत गंभीरता सीरियसली सुन रहा था। इतने राजीव गांधी ने इतना मेहनत किया पंचायती राज कानून के लिए देश में, और ट्राइबल एरिया के अलग से कानून बनाया, और आज डॉक्टर बेटिन ने ठीक कहा कि आज भी ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही के उसमें जटा हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था जब बन रहा था, मैं भी उसमें भागीदार था। चर्चा में एक ग्राम सभा की चर्चा हुई है, चर्चा में बात हो रही थी कि एक ग्राम पंचायत को अधिकार दिया जाए लैंड के बारे में, कि ग्राम सभा को दिया जाए। बड़ी बहस हुई जॉइंट सेलेक्ट कमेटी में। ये निर्णय हम लोगों ने कर दिया कि ग्राम पंचायत में अगर 15 लोग भी हैं तो पूंजीपति 15 लोग को खरीद सकता है, ग्राम सभा को नहीं खरीद सकता। देश में गांव में 2 आदमी भी अगर उसके खिलाफ हुए, उसको खिलाफ माना जाएगा, नहीं खरीद सकते। ये व्यवस्था किया गया है, बहुत सोच समझ की व्यवस्था किया गया। आप जानते थे जमीन को बचाना बहुत जरूरी है। भाइयों पर मैं बहुत दुखद बात मैं कहना चाहता हूं, हमने पंचायती राज कानून को पास करवाया, ग्राम सभा को सोच के क्या हमने बहुत बड़ी ताकत दिया है, इससे जमीन बचेगा। मेरे अपने
क्या यूनाइटेड नेशन दिया? तो ये गंभीर समस्या जो आज पैदा हो रही है, पैदा हो गई है, मैं इसलिए खास करके जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनसे विशेष निवेदन करना चाहूंगा, ये गंभीर स्थिति को आप लोग चिंतन करिए और देश के पार्लियामेंट में रखिए, देश के सरकार के सामने रखिए। मैं जानता हूं आप वो ब्यूरोक्रेट भी नहीं देश में, वो नेता भी नहीं है इस देश में जो हमारे दुख दर्द को बहुत गंभीरता से समझ सके। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर मुंडा साहब आपने जो एक मौका दिया इस फोरम के माध्यम से अपनी बात कहने का, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। और जो मैं निवेदन किया उसको गंभीरता से लेते हुए आगे सब मिल करके इस जो चुनौती है आने वाले आदिवासी समाज के सामने उसको कैसे सामना करेंगे, हम मिलजुल करके हमें मदद करिए और मार्गदर्शन करिए, क्योंकि आप पार्लियामेंट में हैं। धन्यवाद। पूर्ण भारत से आगंतुक भारत देश के भूमिपुत्र, भारत देश के प्रतिनिधिगण, महिला अधिकारों के बारे में जस्ट अभी वासुदेव किड़ू जी बोल रहे थे। मैं सोच रहा था कि आदिवासी महिलाओं पर अभी अनाउंसमेंट हुई 3 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आएगी और अभी हमें चर्चा हुई आदिवासी महिलाओं पर। चर्चा हुई बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, पटना आदिवासी महिला की स्थिति परिस्थिति के बारे में। मैं सोच रहा था बॉम्बे में है माधुरी दीक्षित, दिल्ली में है शीला दीक्षित और भारत के गांव के आदिवासी है अशिक्षित। ये गैर बराबरी कैसे होगा? तुलना होगी, हमें तुलना भी करना है, हमें भूलना भी नहीं है कि हमें गर्व से कहना है कि हम भारत देश के आदिवासी हैं। मैं उस प्रांत से आता हूं, उस झारखंड से आता हूं, जहां का गुण गाता हूं, जहां का गाना गाता हूं। झारखंड प्राकृतिक सुंदर से सुशोभित है, जहां वनों की मधुर संगीत है, सैन के सुसुन, कटी के तुरंग, जहां बोली वहां की संगीत है, जहां चलना वहां की नृत्य है। झारखंड के आदिवासी की यही गीत है, यही हम सबके साथ आपका प्रीत है। हम उस झारखंड से आते हैं जहां हमारा चेयरपर्सन डॉक्टर रामदयाल मंडल अध्यक्षता कर रहे हैं। उस मुंडा का नाम हम भूल नहीं सकते जो 150 साल पहले भगवान बिरसा मुंडा अवतारित हुआ और उन्मूलन किया और इंग्रेजों के खिलाफ तीर के नोक पर आजादी ऐलान किया था। और आज उन्मूलन का परिणाम हुआ छोटा फुटमेंट्स एक्ट और आदिवासियों का जमीन सुरक्षित हुआ और आदिवासियों पे कानून बना। हम उस इतिहास को रचाने वाले धरती से आते हैं जहां 1831 से 32 में कोल विद्रोह होता है, सिंगरे भिंगरे मानकी के नेतृत्व में होता है, जहां अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेकते हैं और कोल विद्रोह होता है और विल्किंसन रूल बनता है, जहां सबसे बड़ा ब्रिटिश हुकूमत ने कानून बनाया आज से 200 साल पहले। हम उस झारखंड से आते हैं जहां सिद्धू कानून चांद भैरव मुर्मू ने संथाल परगना में हुल किया और ब्रिटिश
पे जमीन खरीद बिक्री पर पाबंदी है। हम उस झारखंड से प्रतिनिधित्व करने आपकी यहाँ मौजूद है, उपस्थित हुए हैं, जहाँ 1784 में जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत देश में प्रवेश किया और किसी ने मुकाबला नहीं किया। बाबा तिलका मांझी बनकर फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, और बाबा तिलका मांझी ने ब्रिटिशों को भगाया और आज भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम बन गया बाबा तिलका मांझी विश्वविद्यालय। हम उस झारखंड से आपके बीच में आते हैं। हम एक का बात करते हैं, हम फैक्ट का बात करते हैं, हम भारत के संविधान की बात करते हैं, आदिवासी की विधान की बात करते हैं। हम क्या बात करेंगे? हमारे आदिवासी का विधान अलग है, भारत का संविधान अलग है, कानून में एक अलग है, हमारा फैक्ट अलग है। उल्लंघन हुआ है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में आबादी बढ़ गई है, लेकिन आदिवासी की आबादी घट गई। हर 10 साल में सेंसस होती है, संख्या बढ़ गया, आदिवासी की घट गया। क्यों घट गया? विकास हुआ, आदिवासी का विनाश हुआ। कोई स्थापित हुआ, आदिवासी विस्थापित हुआ। ये कैसे अंतर हो गया? ये निरंतर, ये अंतर कैसे? विकास की प्रक्रिया निरंतर और आदिवासी के आदिवासी में अंतर, ये तो समझाएंगे कौन? मैं आता हूं आदिवासी में, झारखंड में, पूरे देश में 7-8 राज्यों में है जहां माहली एक आदिवासी है जो बांस का टोकरी बनाते हैं। वही आदिवासी में मैं रिजेक्ट पढ़ता हूं और शायद आदिवासी समाज में पहला दिन है। मैं 1990 में एमएलए बना बिहार विधानसभा में, जो लालू ने कहा मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, मैंने विधानसभा से इस्तीफा दिया। मैं उस कम्युनिटी आदिवासी पे आता हूं और आपके बीच में बोलने का मौका है। झारखंड में 200 साल से लड़ाई हुई, एक बना, कानून बना, लेकिन भारत देश के मानचित्र में अलग राज का स्तर बना। आज 10 साल पहले बना। उस राज बनाने में अहम भूमिका डॉक्टर रामदेव मुंडा के नेतृत्व में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन संस्थापक के रूप में प्रभाकर पीर के हमारे साथी बोलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज देश और दुनिया के इतिहास हम लोग जानते हैं। हम हिंदी में बोलने में विवश है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारी पहचान राष्ट्रीयता है। लेकिन यहाँ जितने भी आदिवासी आए हुए हैं भारत देश के 28 राज्यों से, 28 प्रांतों से, आदि हम लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। ये राष्ट्रभाषा हम जरूर बोलते हैं, पढ़ते जरूर है, लेकिन हम अपना मातृभाषा अलग। नॉर्थ ईस्ट में गारो, खासी, मिजोरम में, नागालैंड में उनकी मातृभाषा है, गोंड है, भील है, संथाल है, मुंडा है, उरांव है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में। मातृभाषा में शिक्षा भारत का संविधान में दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 350 ए में प्रोविजन है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल इन कंपल्सरीली। मातृभाषा में सब छूट गया है। चाइना आगे निकल गया मातृभाषा में, जापान एक देश है अपना मातृभाषा में निकल गया, उर्दू है, अरबी है, सब भाषा में है। लेकिन भारत का संविधान 350 को में लिखा हुआ है कि मातृभाषा में प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य होगा, लेकिन संथालों को नहीं मिला, मुंडाओं को नहीं मिला, छत्तीसगढ़ियों को नहीं मिला, गोंड को नहीं मिला, भील को नहीं मिला, बाकी लोगों को नहीं मिला। ये एक बना वायलेशन हुआ है। आज आदिवासी के लिए बोलता है एक बनेगा। कल हम लोग सुन रहे थे पैसा पे, आदिवासी पे पैसा बना। पैसा एक तो एक है और पैसा एक तो व्यवहार में। आदिवासी का पैसा क्या है? हमारे विद्वानों ने कहा आदिवासी का एक गुना
अवसर हुआ। जंगल हमारा बिल्कुल अधिकार था, मौलिक अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार, जंगल में एक बन गया। 2006 फॉरेस्ट एक्ट, पहले जंगल में जाओ, मैं अपना एक्ट का बात कर रहा था, पेशा मैंने आदिवासी सवेरे उठो, मार भात खाओ, हाल जोतो, मुहुआ चुनो, मुहुआ का दारू बनाओ, अपना स्वतंत्र पियो, अपना स्वतंत्र जियो। लेकिन अभी स्वतंत्र पियो नहीं, खरीद के पियो, स्वतंत्र जियो नहीं, मौलिक अधिकार मांगो। बाहरी आदिवासी क्या हो गया? स्वतंत्र आदिवासी खरीद के जियो, खरीद के पियो, शरीर के मुहुआ पियो, खरीद के मौलिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। बाहर स्वतंत्र आदिवासी, आज हम लोग गुलाम हो गया, आजाद भारत में आज आदिवासी गुलाम हो गया। ऐसा नहीं जियो, खरीद के पियो। ऐसा तो मुहुआ में कानून नहीं था। मुहुआ चुनो, मुहुआ खाओ, मुहुआ शराब बनाओ, शादी ब्याह करो, जल जंगल जमीन हमारे। लेकिन एक हो गया आदिवासी का पैसा और दूसरा हो गया आदिवासी के लिए पैसा। ये दोनों पैसा अलग है। एक है बिना कानून बनाए के लिए हमारा ट्रेडिशनल पैसा, और एक तो एक में पैसा। ये दोनों पैसा में एकदम लड़ाई हो रहा है। पैसा समझा कौन पैसा? समझ नहीं पा रहे साधारण आदमी। हम लोग, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग विद्वान हैं, वहां से हैं, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ कुछ लोग हैं, वो तो सीधे सीधे मुहुआ चुनते हैं, मुहुआ को बनाते हैं, मुहुआ को कुछ अपना स्वतंत्र है। लेकिन आजकल बन गया है, पेटेंट बन गया है, मुहुआ का पेटेंट, साल बीच में पेटेंट, जंगल में घुसो पेटेंट, हरियाणा में जो पेटेंट। विदेशी हम लोग ड्रिंक पीते हैं, कोको कोला, और आदिवासी का जो चला में बनाते हैं चला कोला, वो चला कोला पहले में पेटेंट नहीं हुआ। हमारा भी मिल सकता था उसका कोको कोला, हमारा चला कोला, लेकिन आदिवासी बिजनेस में फेल और कोको कोला आगे वो बिजनेस। बड़ा दुख लगता है हम लोगों को। इसीलिए जहां तक बात है विधि विधान संविधान, भारत में संविधान लिखा हुआ है कि आज बताइए हम लोग में हर चीज में आगे हैं, लेकिन एक चीज में पीछे है। मैं भी राजनीतिक प्राणी हूँ, समाज सेवी हूँ। 20 साल पहले एमएलए थे, रात बनाने में इतिहास बचा, लेकिन बोलने का मौका दिया। राजनीति का थोड़ा सा हम जिक्र इसलिए करना चाहेंगे, पूरे देश में करीब 45 आदिवासी रिजर्व सीट से आए हैं। भूरिया समिति कमेटी बना, 22 को सांसद कमेटी में बने। भूरिया समिति रिपोर्ट अनुशंसा किया, पैसा ग्रास रूट में एमपी साहब को पूछते हैं क्या है पैसा, बोला हम तो नहीं मालूम पैसा। वो पास हो गया जो, बोला पास हो गया। कैसे पास हुआ? बोला हाथ उठा के। आप कहां थे? मैं बाथरूम में था। तो पूछो मालूम नहीं सांसद को। जब बिल पास हो गया, हाउस में था, हाजिरी तो दे दिया, लेकिन बिल पास होते समय बोलता कैसे हुआ? हमने कुछ लोग का हाथ उठा दिया और आपने सवाल नहीं उठाया। मैं सवाल उठाने वाला था, लेकिन तब तक हम टॉयलेट किया था, तब तक बिल पास हो गया और वही पैसा हो गया, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों? जो से रिजर्व सीट से जो संसद आदिवासी आए, पार्लियामेंट में आया, ज्यादा एयर कंडीशन आया, थक के आया हुआ था, लड़ के आया हुआ था, नींद आ गया, और उसके बाद हाथ उठाओ, बोलता मैं हाथ उठाने वाला आदिवासी नहीं हूं, हम सवाल उठाने के लिए आए हैं। तब तक संसद महोदय सो गया, इधर से धक्का उधर से धक्का, संसद महोदय रोने लगा। स्पीकर बोला भाई कौन क्या हो रहा है अंदर में? बोलता देखिए ना, संसद में भी घुसा मार हो रहा है, और अंदर में तो पूरे गांव में तो घुसा ही मारता आदिवासी लोगों का। तो ये स्थिति है। तो रोते हुए संसद जी बोला क्या हुआ? बोला क्या नहीं हुआ, देखिए स्वतंत्र आदिवासी को जीने नहीं देता, हम तो सोने नहीं देता। पार्लियामेंट में सो रहा था, पार्लियामेंट में तो 45 वो एमपी महोदय है, हमारी आवाज होती तो 64 साल में आदिवासी आज गरीबी रेखा से नीचे और मुख्यधारा से पीछे नहीं रह जाते। लेकिन हमारा संसद महोदय आवाज नहीं है। आवाज इन जनताओं की है जो छत्तीसगढ़ से महिला आती है, उनकी आवाज है। जो राजस्थान के बॉर्डर में है, उनकी आवाज है। जो जल जमीन में लड़ते हैं, उनकी आवाज है। लेकिन ये 45 को एमपी पार्लियामेंट में आते हैं, उनकी आवाज क्यों नहीं गूंजती जो आज ये आवाज गूंज रहा है? हम असम, मिजोरम, नागालैंड के आदिवासी भाई से विनती करता हूं कि हमें झारखंड से आज जो है ना 30 लाख आदिवासी असम में
इसलिए आदिवासी एकता होनी चाहिए। आज हमारी आवाज पार्लियामेंट में होगा कि नहीं? असेंबली में 250 टोटल देश के अंदर में विभिन्न राज्यों में 250 करीब आदिवासी असेंबली रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन पता नहीं जिंदल मित्तल ऐसा घुसन ये जो एमयू होता है जंगल जमीन पे होता है, इंप्लीमेंट होता नहीं है, वायलेशन होता है। मेरे ख्याल से हमारा आदिवासियों की जो अस्तित्व परिस्थिति ये है कि हमारी एक होके आवाज बुलंद करना चाहिए। अगर वो साउथ अफ्रीका में डॉक्टर नेल्सन मंडेला आदिवासी होके गोरों से माने वहां के निगरों ने, वहां के आदिवासियों ने लगातार 26 साल लड़ाई करके डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने जेल से लेकर के सत्ता हासिल कर सकता है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में सारे आदिवासी एकजुट हो जाओ और पूरे देश के 10 करोड़ जनता एकजुट होकर के आवाज बुलंद करो और आप लोगों की सत्ता भी बता दो और व्यवस्था को भी बता दो। अगर हम चाहते हैं कि आदिवासी का रिजर्व सीट जो हम आदिवासी सुरक्षित आरक्षित है लेकिन देश में सुरक्षित नहीं है, आदिवासी आरक्षित है लेकिन आदिवासी सुरक्षित नहीं है, ये जता देना पड़ेगा, ये बता देना पड़ेगा, एकजुटता को करना पड़ेगा। ये प्रकृति से जो छेड़छाड़ किया है उसको सुनामी का लहर उनको सामना करना पड़ता है। प्रकृति से जो छेड़छाड़ किया है उनको भूकंप का सामना करना पड़ता है। हम अमरता को ऐसा लहर पैदा कर दे कि पूरे हिंदुस्तान में भूकंप पैदा हो जाए और सुनामी लहर जैसा स्थिति पैदा हो जाए, व्यवस्था परिवर्तन हो जाए और सत्ता परिवर्तन हो जाए और आदिवासियों को उंगली नहीं उठा सके। ये आदिवासी की एकता को हमें आज ये संकल्प लेके करना पड़ेगा कि सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ। हम जो है खामोश रहने वाला नहीं है। हमने अंग्रेजों से लोहा लिया है, ब्रिटिशों के सामने घुटना नहीं टेका है। अगर भारत के आदिवासी हैं, हम पूरे भारत के आदिवासी एक हो, दुनिया के आदिवासी एक हो। हम अगर चाइना में मार्स पार वहां पर माओवाद जिंदा हो सकता है, रसिया में मार्क्सवाद जिंदा हो सकता है, हिंदुस्तान में गांधीवाद, तो आदिवासियों का आदिवासीवाद जिंदा करने के लिए आदिवासी एक हो। यही बोलने के लिए सबको नमस्कार। मुझे साहित्य पर बोलने के लिए कहा गया। आदिवासी साहित्य आदिवासियों की जिंदगी से अलग नहीं होता है। आदिवासी जो जीता है वही लिखता भी है, वही गाता भी है, वही बोलता भी है, उसका कोई छद्म नहीं होता। इसलिए उसकी जिंदगी में अगर विस्थापन है तो उसके साहित्य में भी विस्थापन आता है। पलायन है तो पलायन आता है। वर्षा नहीं होती, सूखा पड़ता है तो सूखा आता है। वर्षा बरसती है तो उस रिमझिम का आनंद भी आता है। यानी आदिवासी जो जिंदगी जीता है समूह में, उस समूह की ध्वनि उसमें निकलती है। इसलिए आदिवासी गीत की कड़ी है, इसका हिंदी अनुवाद है। जंगल में आग लगी, सभी ने देखी, मेरे मन में आग लगी, किसी ने न देखी। अभी आदिवासी की स्थिति यही है, जंगलों में आग लगी सभी देख रहा है, लेकिन आदिवासी के मन में जो इस समय आग जल रही है वो किसी को नजर नहीं आ रही। और भीतर ही भीतर जल के एक दिन वो विस्फोट का रूप धारण कर सकती है और कहीं कहीं कर भी चुकी है। इसलिए ये आदिवासी का साहित्य आज का नहीं है। लोगों का साहित्य आज का हो सकता है, लेकिन पिछले 5000 वर्ष की पूरी संस्कृति को आदिवासी ने अपने लोक भाषा के माध्यम से संजो कर रखा है। दुनिया में किसी भी भाषाओं का इतिहास देखिए, संथाली का इतिहास हो, मुंडारी का इतिहास हो, ये जितने भी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं इनका पिछले 5-6 हजार वर्षों का इतिहास है। लोग बोलते हैं संस्कृत भाषा ही सब भाषाओं की जननी है। मालूम नहीं क्यों बोलते हैं? संस्कृत भाषा तो एक ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज थी, जब हिंदुस्तान में आई संगठित, जिसका व्याकरण बन
हमको पढ़ाया जाता है संस्कृत भाषा पुरानी, जबकि मूल भाषा आदिवासी 40,000 वर्ष पहले तब ये भाषा उठी, पैदा हुई और ये बोली, बाद में व्याकरण बने। व्याकरण बाद में बनता है, पहले भाषाएं बनती हैं, बोलियां बनती हैं, बाद में व्याकरण बनता है। तो इसलिए हम मूल हैं, तो बाकी सब हमारे बाद में आए और हमें पता नहीं चले गए और बाकी सब ऊपर बात रही है। यही है एक जो विडंबना जिस पर आजकल साहित्य लिखा जा रहा है। हम लोगों ने 2002 में एक आदिवासी सम्मेलन किया था दिल्ली में। मुंडा जी भी थे, महाश्वेता देवी जी भी थी, 9 राज्यों के लोग आदिवासी जुटे थे। उस समय एक एजेंडा हम लोगों ने बनाया था, साहित्य का एजेंडा क्या हो। प्रभाकर देवी जी भी थे, सब लोग मौजूद थे। क्या एजेंडा हो? उस साहित्य का एजेंडा यही था जो आदिवासी का जीवन है। आदिवासी सामूहिक जिंदगी जीता है, वो इस तरीके नहीं है। उसके यहाँ कोई खेती में गांव का आदमी बीमार हो जाता है, पड़ोसी उसका खेत में जोत आता है। तो इसलिए वो जो सामूहिकता का भावना है, उसकी जो जीवन शैली है, उससे संपत्ति की कीमत नहीं होती है। आप ये बात को जानते हैं, लेकिन नॉन आदिवासी इस बात को नहीं समझते हैं। उनको समझाने के लिए ये जरूरी है कि आदिवासी का जो साहित्य रचा जा रहा है वो उनके बीच में जाए, तब वो जानेंगे। और तब जरूरी है कि हमारे पाठ्यक्रम में हमारी शिक्षा, पहली बात हमारी शिक्षा मातृभाषा में हो। हमारी शिक्षा हम नहीं कहते हिंदी पढ़ाइए, अब जर्मन पढ़ाइए, फ्रेंच पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, लेकिन आदिवासियों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए ताकि वो ज्ञान तो सीखे, उसके बाद भाषा सीखेगा, उसके बाद सब सीख सकता है। मूल ज्ञान के लिए उनको अपनी भाषा में पढ़ाई करती है। मैं राजस्थान गई थी, वहां पर कुछ ट्राइबल के भील के बच्चे सर को चा बोलते हैं। जब स्कूलों में जाते हैं तो समोसे की जगह चमोचा बोलते हैं, इसलिए वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग चिढ़ाते हैं। इसलिए उनको उन्हीं की भाषा में पढ़ाना जरूरी है। और आज मुख्यमंत्री जी यहाँ होती तो मैं बताती कि हमारे इतिहास में हमें क्या पढ़ाया जाता है। उस एजेंडा में हमने ये भी तय किया था कि हमारा इतिहास हमें किससे लिखना होगा। हमारा इतिहास बिल्कुल दर्ज नहीं है। जबकि आपको याद हो, इधर भगत सिंह फांसी पर चढ़े, लेकिन पूर्वोत्तर के जो मेघालय के लोग यहाँ जानते हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट जानता है, नंदलाल को फांसी चढ़ाया गया था। भगत सिंह से पहले नंदलाल फांसी पर चढ़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई। इतिहास में दर्ज नहीं है। It is not recorded in the history that Nandlal was hanged earlier than the fighters, freedom fighters in India. They started their freedom fight much earlier than we started here in India. 1957 की लड़ाई, उससे 100 वर्ष पहले चन्नम्मा ने लड़ाई लड़ी कर्नाटक में, वो हमारे लिए अंग्रेजों के हाथों। उससे 70 वर्ष पहले, 90 वर्ष पहले पहाड़िया जनजाति ने झारखंड में लड़ाई लड़ी 1774 में। है किसी को मालूम? नहीं पढ़ा, चूंकि इतिहास में दर्ज नहीं है। गोविंद गुरु ने राजस्थान में लड़ाई छेड़ी, ना मानूने को किया, अंग्रेजों को नकार दिया, घर घर गीत गाए जाने लगे। एक रात में 1500 आदिवासी मार दिए गए अंग्रेजों और राजाओं की सेनाओं द्वारा। जलियांवाला बाग दर्ज है, लेकिन बसवाड़ा का नरसंहार दर्ज नहीं। It is not recorded. 1500 tribals were killed in Rajasthan prior to जलियांवाला बाग, लेकिन it is not recorded. Why? हमारा योगदान कहीं दर्ज नहीं है। आदिवासी साहित्य इस योगदान को दर्ज कर रहा है। अगर सीमांकन हटा दिया जाए, मैं मुलाकात कहूँगी, अभी आप तो राज्य सभा में है, सोनिया जी के करीब है, ये जो सीमांकन है, यानी समाचार हो, मगर अगर चेन्नई में है, अगर आप आंध्र प्रदेश में है तो आप आदिवासी हैं। वही चेन्नई का आदिवासी
आदिवासी जमीन और जंगल से जुड़ा है। आदिवासी को जंगल से पार कर दो, जमीन से पार कर दो, उसकी भाषा से मुक्त कर दो, उसकी संस्कृति से हटा दो, तो आदिवासी कहाँ रहेगा? क्या हुआ दक्षिण में चारों राज्य में? ये तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चार राज्यों में आदिवासियों की अपनी भाषा घर में कहीं बोलते हैं, समायोजित हो गई है, जो उनके प्रदेश की भाषा वही बोली जाती है। ये इधर ही लोग हैं जिनकी भाषा बची है। नॉर्थ ईस्ट की मैं कहूँ ये बहुत बहादुर लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने अपनी भाषा अंग्रेजों के समय में भी लड़के मनवा ली थी। अभी हमारे झारखंड में अभी तक संताली स्कूलों में पढ़ाई नहीं जा रही है। अब तक स्कूलों में किताबें नहीं गई, जबकि संताली भाषा मंजूर हो चुकी है, संविधान में आ चुकी है। इट इज नॉट बीइंग टॉट इन स्कूल्स, इट इज टॉट इन पीएचडी होता है यूनिवर्सिटी। वो भी मुंडा जी बोला, मुंडा जी जब वाइस चांसलर थे वहाँ, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो वहाँ पर 9 भाषाएं पढ़ाई जाती रही। लेकिन उसके बाद आज तक मातृभाषा में स्कूल में पढ़ाई नहीं शुरू हुई है। प्राइवेट सेक्टर में वासवी जी स्कूल अपने गाँव में स्कूलों में पूर्ण भाषा में पढ़ाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन नहीं। तो इसलिए मैं बहुत करने बात नहीं कहूँगी। अंतिम अभी चूंकि आप बहुत अगर इस पर बोले तो बहुत बोला जा सकता है। आज असम का कवि एक लिखता है कि लेमा बोलने से तुम्हें क्या मिलता है? हमारी अपनी भाषा भी बहुत सुंदर है, दूसरी भाषा को लेमा बोलते हैं। आज असम का कवि लिख रहा है, मैं जब जमीन मेरी थी, आप तो मेरे घर में कुछ पैसे घुसाए, मैं तुम्हारा मजदूर बन गया, फिर मालिक बन गया। यानी इस तरह साहित्य रचा जा रहा है हर भाषा में। 150 वर्ष पहले पढ़ना सीखा है आदिवासियों ने, 150 वर्ष पहले सीखा है, वो भी ईसाइयों ने दी, किसी पर्पज से दी हो। लेकिन पढ़ना लिखना ये अंग्रेजों के आने के बाद मिला। पहले हम नहीं पढ़ते थे, हमको तो पढ़ने से वंचित कर दिया था, पढ़ नहीं सकते, जवाब कर देंगे, पढ़ने से वंचित थे। इसलिए पढ़ना 150 पहले सीखा, और 150 वर्ष नहीं इतना समय। मुंडारी का जो एनसाइक्लोपीडिया सबसे बड़ा है एशिया में, पूरे वर्ल्ड में। मुंडारी भाषा का एनसाइक्लोपीडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। यदि हम 150 वर्ष पहले पढ़ना सीखे, लिखना सीखे, पहले हम बोल के वाचिक साहित्य करते थे। बहुत समृद्ध है साथियों आपका साहित्य, बहुत समृद्ध है। खाली उसको लिखिए और मुंडारी को संताली में, संताली को मिजो में, मिजो को खासी में, ये अनुवाद करके एक दूसरे को जुड़िए। एक का काम कभी हो सकती है, भाषाओं में आपस में मेल जोल बैनाका करके हम बढ़े। और मैं अपनी कविता का एक लाइन बोलकर खत्म करूंगी। वे बोलते नहीं थे, मेरी कविता है, वे बोलते नहीं थे, माँ को लाठी भूख को रोटी कहना नहीं जानते थे। वे बोलते नहीं थे, माँ को लाठी भूख को रोटी कहना नहीं जानते थे। इसीलिए सामान की तरह ट्रकों में डालकर ईंटा खड्डों में, खेतों में, खजानों में काम करने के लिए दे दिए जाते थे। कर्नाटक, पंजाब, पटना और हरियाणा दे दिए जाते थे। कर्नाटक, पंजाब, पटना और हरियाणा सामान की तरह। लेकिन अब वे बोलने लगे हैं और मांग रहे हैं खदानों, कारखानों और सड़कों में ली गई अपनी जमीन का हिसाब। वे मांगने लगे हैं सड़कों, खदानों, कारखानों में ली गई अपनी जमीन का हिसाब। और रिक्शा चलाने वाले आदिवासी की सांसों का हिसाब, जो नदी बन गई सड़क पर, लोगों को ढोते ढोते ली थी, मांगने लगे हैं हिसाब। अब वो लाठी को मार और भूख को रोटी कहना सीख गए हैं। लाठी को मार और भूख को रोटी कहना सीख गए हैं। अब वो बोलना सीख गए हैं, अब वो बोलना सीख गए हैं, अब वो बोलना